हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। सब लोग रजाई में पड़े होंगे, कंबल में पड़े होंगे, है ना, मजे ले रहे होंगे। और मेरी वीडियो देखते ही ऐसा मन में ख्याल आ रहा होगा, अरे यार ये सर और हैं, क्या करूं इनका मैं। रोज रोज आ जाते हैं और परेशान करते हैं, कॉपी निकलवा देते हैं, हाथ में पेंसिल पकड़वा देते हैं। क्या करें, इन सब इनका समझ में नहीं आ रहा है ना। खामा खाई आ रहा है कि ये सर क्यों हमारे पीछे पड़े हुए हैं कि हम अच्छे मार्क्स ले आए, 90 प्लस कर जाएं। पता नहीं इनको क्या मतलब पड़ा हुआ है। ठीक है, तो ऐसा सोच रहे होगे तुम सब लोग कंबल में पड़े पड़े, पर कोई नहीं, मुझे इन सब बातों का बुरा नहीं लगता। मैं तो और अच्छा समझता हूँ, है ना। अगर आप ऐसा सोच रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है ये तो, है ना। लेकिन मैं फिर भी इन सब बातों के बावजूद, ये सब आप सोच रहे हो उसके बावजूद भी मैं आपके साथ में लगा रहूंगा, आपसे प्रैक्टिस करवाता रहूंगा ताकि आपके 90 प्लस हो जाए। ठीक है, ओवरऑल मार्क्स जो आपके 90 प्लस आए और मजा आ जाएगा। जिस दिन आप रिजल्ट देखोगे उस दिन मजा आ जाएगा। 15 मिनट की 20 मिनट की डेली की प्रैक्टिस और आपके 90 प्लस, मजे ही मजे, मजे ही मजे, है ना। चलो फिर आज मैं फिर से आपके सामने वीडियो लेकर आ गया हूँ और इस वीडियो में हम लोग वही प्रैक्टिस करने वाले हैं, क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन मैंने इस वीडियो में लिया है, हाउ डू वी एड्रेस द इश्यूज ऑफ द नीड फॉर वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ठीक है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा ये, 3 मार्क्स। ठीक, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनको उन पर हमें ध्यान देने की क्यों क्यों जरूरत है, ये पूछा गया है इसमें। ठीक है, तो आप समझिए इस बात को। फर्स्ट पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया है, मेंटेन इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड आवर लाइफ सपोर्ट सिस्टम। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फिर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या करता है, इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी को और हमारा जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसको मेंटेन करके रखता है। ठीक है भाई, जो प्लांट्स हैं, जो एनिमल्स हैं, ठीक है, वो सब मिलकर हमारा जो इकोलॉजिकल सिस्टम होता है उसको मेंटेन करते हैं। ठीक है, जैसे एयर हो गया, वाटर हो गया, सॉइल हो गया, ठीक है, तो ये प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, वो सब मिलकर एक दूसरे की हेल्प करते हैं, एक दूसरे से एक तरह से कनेक्टेड है। ठीक है, अगर कोई एक स्पीसीज खत्म होगी, है ना, तो उससे हमारे एनवायरमेंट में काफी इफेक्ट देखने को मिलेगा। जैसे कि आप साइंस में देखते हो, आपने देखा होगा फूड चेन के बारे में। ठीक है, तो अगर फूड चेन में से कोई भी एक मेंबर या हम बीच में से हटा दें तो वो पूरी फूड चेन या पूरी जो साइकिल होगी ना वो पूरी गड़बड़ा जाएगी। तो ऐसे ही है बिल्कुल। ठीक है, तो सारी चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, कनेक्ट होने की वजह से ही सब सरवाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, दूसरा, प्रमोट बेटर स्पेसीज डेवलपमेंट और ब्रीडिंग। ठीक है, तो जो एक अच्छी स्पेसीज होती है, स्पेसीज क्या होती है, जैसे आप प्लांट्स हो गए, है ना, और आपके एनिमल्स हो गए या लिविंग बींग्स हम जिनको कह सकते हैं। ठीक है, तो उनके बेटर डेवलपमेंट और उनका अच्छे से ग्रोथ हो, है ना। ठीक है, ऑल्सो प्रोटेक्ट द जेनेटिक डाइवर्सिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन क्या करता है, जो हमारी प्लांट और एनिमल्स हैं उनकी जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है, जेनेटिक यानी जीन्स से रिलेटेड होता है ना, जो एक से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं, तो उसको भी बचाने में मदद करता है। तो हमें जरूरत है कि वाइल्ड लाइफ कंजर्व की जाए। ठीक है, एंश्योर्स अर्थ सेफ्टी लाइक ऑल लिविंग बींग्स। तो ये क्या करता है, जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन है या फॉरेस्ट कंजर्वेशन क्या करता है, जो अर्थ की सेफ्टी है उसको भी एंश्योर करता है ना, उसको भी बनाए रखने में मदद करता है। तो ये 4 बातें समझा दिए हैं, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और अच्छे से इसको इलेबोरेट करके आप बढ़िया से अपनी कॉपी में लिखेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक, तो चलो बच्चे पार्टी नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। द फोकस ऑन कास्ट सिस्टम इन पॉलिटिक्स कैन समटाइम्स गिव एन एक्सप्रेशन दैट इलेक्शंस आर ऑल अबाउट कास्ट एंड नथिंग एल्स। डू यू एग्री। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है वो समझते हैं पहले। इसका मतलब ये है, कभी कभी हम देखते हैं कि पॉलिटिक्स में कास्ट सिस्टम बहुत ज्यादा देखा जाता है, तो ऐसा माना जाता है कि हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कास्ट बेस्ड ही है और कुछ नहीं है। तो क्या आप इससे सहमत हो, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज सही नहीं है। हमारा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो कास्ट बेस्ड है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है, हम इसको ऐसा नहीं बोल सकते। तो मैंने इसके लिए फिर क्या पॉइंट लिए हैं, नो इट्स नॉट राइट, मतलब ये सही नहीं है, मैं नहीं मानता ऐसा कि है। क्यों, देयर इजंट अ सिंगल कास्ट और पार्टीज नीड टू गेन मल्टीपल कास्ट सपोर्ट टू विन इलेक्शन। अब इसका मतलब क्या है, ये मैंने शॉर्ट में लिख लिया है। अब इसका मतलब क्या है, देखिए हमारी जो कंट्री है उसके अंदर कोई सिंगल कास्ट तो है नहीं, कोई सिंगल रिलीजन नहीं है ना, अलग अलग रिलीजन के और अलग अलग कास्ट के लोग हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा माना जाए कि कास्ट बेस्ड सिस्टम है तो एक तरह की कास्ट तो है नहीं, लोग अलग अलग तरह के हैं।
ठीक है। तो कोई भी पार्टी है या कोई भी कैंडिडेट है तो उसको कर रहा है, इलेक्शन लड़ रहा है, ठीक है, तो उसको जरूरत होगी कि सभी कास्ट के लोग उसको वोट करें। जैसे किसी भी एक एरिया से कोई पर्सन इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, ठीक है, तो वहां पर ये तो है नहीं कि सिंगल कास्ट के ही सारे लोग हैं या सिंगल रिलीजन के ही सारे लोग हैं, ठीक है, वहां तो अलग अलग रिलीजन के लोग होंगे ना, तो उन्हें तो सारे लोगों का वोट चाहिए ना। अगर सिंगल कास्ट का वोट मिलेगा तो वो कैसे जीत जाएगा, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो उन्हें तो मल्टीपल कास्ट का वोट चाहिए होगा। तो ये यहाँ पर पहले स्टेटमेंट से ये चीज क्या हो जाती है, गलत साबित हो जाती है कि नहीं, कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है ना, मल्टीपल कास्ट की वोट आती है, उसी से कैंडिडेट जीतते हैं, ठीक है। दूसरा पॉइंट, नो कम्युनिटीज मेंबर ऑल सपोर्ट इट मींस दैट सिग्निफिकेंट पर्सन ओनली बैक दैट पार्टी, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी कम्युनिटी या कोई भी एक सिंगल कास्ट सारी मिलकर वोट नहीं देती है, इसका मतलब ये है, ठीक है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे जो इंडिया है उसके अंदर हम देखते हैं कि ऐसा माना जाता है कि वो वाली पार्टी उसको ज्यादा फेवर करती है उस कास्ट को, ठीक है, या वो वाली कास्ट उस वाली पार्टी को ज्यादा फेवर करती है। तो ऐसा नहीं है, उस कास्ट के कुछ लोग यानी पर्टिकुलर कुछ लोग उस पार्टी को फेवर करते हैं, लेकिन सभी लोग फेवर नहीं करते हैं, ठीक है, कुछ ही लोग। तो दूसरा पॉइंट इस तरीके से है। तीसरा पॉइंट, व्हेन पार्टी कॉन्टेस्ट इलेक्शन देयर इज नो मेंबर ऑफ सेम कास्ट इन पार्टी फॉर दैट एरिया बट सम हैव मल्टीपल। अब क्या होता है, जब पार्टी इलेक्शन कॉन्टेस्ट करती है तो कुछ पार्टी क्या होती है, ये देखती है कि उस एरिया में किस कास्ट के पीपल ज्यादा हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है उन पार्टी के पास उस सेम कास्ट का मेंबर नहीं होता है, ठीक है, सेम कास्ट का जो रिप्रेजेंटेटिव है वो नहीं होता, ठीक है। तो वोटर्स के पास भी ऐसी चॉइस नहीं होती भाई, तब भी तो वो पर्सन जीतता है ना। ऐसे बहुत सारे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं कि किसी एरिया में एक कास्ट बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, बट उसके बावजूद वहां पर अपोजिट कास्ट का कोई पर्सन रिप्रेजेंट कर रहा है या इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, उसके बावजूद वो जीत जाता है। तो ये चीज यहाँ पर क्या होती है, गलत प्रूव होती है कि कास्ट बेस्ड सिस्टम नहीं है, ठीक है भाई। In our nation, elections are routinely lost by MP, MLA. It means caste और community have not स्ट्रॉन्ग बिलीव्स, ठीक है। हमारी जो कंट्री है उसमें हम लोग देखते हैं कि जो MP MLA होते हैं वो रूटीनली जो इलेक्शंस होते हैं वो हारते हैं। रूटीनली का मतलब हर 5 साल में आप देखते हो कि जो पहले मेंबर जीता हुआ था आपके किसी एरिया से, वो अगले 5 साल बाद जरूरी नहीं कि वो फिर से जीतेगा, है ना। तो ऐसा क्यों है, क्योंकि जो कोई भी कम्युनिटी है या कोई भी कास्ट है तो वो स्ट्रांगली उस पर बिलीव नहीं कर रहा है। यही तो है भाई, आंख बंद करके उस पर भरोसा नहीं कर रहा है कि यही पर्सन है जो हमें आगे ले जाएगा या हमारे लिए भला करेगा। तो ये 4 बातें हैं जो ऐसा गलत प्रूव करती हैं कि जो हमारी कंट्री है इंडिया है वो पॉलिटिकल सिस्टम कास्ट बेस्ड सिस्टम है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन ये लोगों ने धारणा बनाई हुई है। हाँ, कुछ कुछ लोग हैं जिनको भाई, कुछ ऐसे तो हर किसी में होता है, चाहे वो रिलीजन हो चाहे वो कुछ भी हो, कोई भी चीज हो, कि कुछ चीजें हमें ज्यादा पसंद होती हैं कुछ कम होती हैं। तो किसी कास्ट को कोई चीज ज्यादा पसंद है, किसी को कोई वाली पार्टी पसंद है, तो वो वाली बात होती है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये 4 बातें आपने समझ ली हैं, इनको इलेबोरेट करके लिखना, जितना ज्यादा इलेबोरेट कर सकते हैं आप करिएगा, ठीक है। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई होप आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब स्टूडेंट्स अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 2/3 of India's population is engaged in agricultural activities. Justify the statement. इंडिया की जो 2/3 पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इंगेज्ड है, मतलब एग्रीकल्चर एक्टिविटीज कहीं ना कहीं करती है किसी न किसी फॉर्म में। इस बात को बताइए कि ये सही है या नहीं है, और किस तरीके से आप इसको बताएंगे। तो 4-5 पॉइंट देकर बताना है ना। तो इसमें हम समझ लेते हैं, मैंने यहाँ 5 बातें लिखी है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन होने वाला है। इसको इलेबोरेट करके लिखेंगे तो आपका 5 मार्क्स का अच्छे से ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है 52% पीपल वर एंगेज्ड इन 2010 और 11। तो जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज है इंडिया के अंदर उसमें 52% जो इंडिया के लोग हैं वो इसमें एंगेज थे। ये डाटा बताता है 2010 और 11 का, ठीक है भाई। अभी इसके बाद का डाटा है वो अभी तक आया नहीं है, ये 2010 और 11 तक का हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। देन प्रोवाइड्स रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। तो जो हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर है वो हमारी जो इंडस्ट्री होती हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, उनको रॉ मटेरियल देने का काम करती हैं। फूड प्रोडक्ट्स जितने भी हैं, पैकेजिंग के जितने भी आइटम है जो हम खाते हैं, तो उसके लिए रॉ मटेरियल कहाँ से आता है, तो एग्रीकल्चर सेक्टर है वही तो प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो दूसरा इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये हो गई।
थर्ड वन, हेल्प्स टू अर्न फॉरेन एक्सचेंज बाय एक्सपोर्ट ऑफ एग्रीकल्चरल गुड्स। ठीक है, तो जो भी एग्रीकल्चर रॉ मटेरियल जब मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में पहुंच जाता है उसके बाद उसको मैन्युफैक्चर करके क्या कर लिया जाता है, तैयार कर लिया जाता है। ठीक है, और फिर उनको एक्सपोर्ट किया जाता है दूसरी कंट्रीज में। तो जब एक्सपोर्ट करते हैं उस माल को तो वहां से बदले में क्या आता है, बहुत सारा पैसा आता है ना। पैसा जब वापस आता है तो उससे क्या होती है, हमारी कंट्री को हेल्प मिलती है और तो हमारी कंट्री का पैसा बढ़ता जाता है। ठीक है भाई। फोर्थ पॉइंट, इट कंट्रीब्यूट्स ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ जीडीपी। जो हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है कंट्री का, उसमें 1/3 हेल्प करते हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही हेल्प करता है। ठीक है भाई, कंट्रीब्यूट करता है एक तरीके से, है ना। तो 1/3 पार्ट जो है एग्रीकल्चर सेक्टर कंट्रीब्यूट कर रहा है। ठीक है, प्रोवाइड्स फूड फॉर आवर टीमिंग पॉपुलेशन। ठीक है, तो हमारी जो इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतनी ज्यादा संख्या में लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, तो उनके लिए फूड प्रोवाइड करने का काम भी कौन करता है, एग्रीकल्चर सेक्टर ही प्रोवाइड करता है। ठीक है, और सबसे जरूरी चीज तो फूड ही है भाई। इंसान के जीवन में क्या है, सबसे जरूरी फूड है। ठीक है, बाकी सारी चीजें बाद में है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जिसको आपने बहुत अच्छे से समझ लिया है। 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसको अच्छे से इलैबोरेट करके लिखेंगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आने के लिए बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है भाई, आ सकता है तो इसको आप लिख देंगे बढ़िया तरीके से। ठीक है, यहाँ पर जो मैंने अगला क्वेश्चन लिखा है वो आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है भाई, इसको आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, खुद से लिखेंगे, ईमानदारी के साथ लिखेंगे। 90+ करने हैं तो ईमानदारी तो दिखानी पड़ेगी। ठीक है भाई, पब्लिक सेक्टर contributes to the economic development of India, justify the statement। जो पब्लिक सेक्टर होता है ना, वो किस तरीके से इंडिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में हेल्प करता है, उसको आपको स्टेटमेंट की मदद से जस्टिफाई करना है। तो ये आपका होमवर्क वाला क्वेश्चन है। इससे पहले की वीडियोस में मैंने होमवर्क के लिए क्वेश्चन दिया था, तो 2-3 क्वेश्चन जो होमवर्क के आपके हो जाएंगे वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, तो इसको आप खुद से करिएगा, गृह कार्य है आपका, तो ईमानदारी के साथ इसको करेंगे। और बाकी क्वेश्चन जो मैंने अभी तक करवाए हैं आपको, है ना, उनको भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते जाएंगे और एक नोटबुक इसकी तैयार कर लेंगे एसएसटी की। ठीक है, तो उसमें जितने भी क्वेश्चन मैं इंपॉर्टेंट करवा रहा हूँ वो सारे आप करेंगे, जिससे कि जब आप एग्जाम के लिए जाने वाले होंगे तो उससे पहले रिवीजन करके जाएंगे। ठीक है, तो आपका भला हो जाएगा। 90+ लाने हैं ना, तो ध्यान रखिए, ये सारी चीजें करनी है आपको। ठीक है, साथ ही साथ वीडियो को लाइक जरूर करना है, कमेंट तो करके बताना ही है कैसी लग रही है। ठीक है, शेयर जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।